नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है सिंबल इंग्लिश क्लासेस में। अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन ट्यूटोरियल जारी है और ये वीडियो क्लास 11 के बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स की इंग्लिश किताब की है। ये वीडियो पहली कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, से संबंधित है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस कविता के लेखक यानी कवि जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उसके बारे में जानते हैं कि आखिर में उन्होंने कैसी पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की भारत में। एक तरह से आप लोग जानते हैं ये भारत से संबंधित हैं, तो ये इंडिया में इनका कितना ज़्यादा प्रभाव रहा ये सब संबंधित हम लोग जानते हैं। आइए सबसे पहला पेज जो आपके सामने दिया हुआ है ये देखिए। सबसे पहले आप लोग जो रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे दिखते हैं वो देख लीजिए। ये आप लोग के सामने रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जो कि देख सकते हैं, साफ आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये एक उनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब है गीतांजलि, भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात रूप से फैली थी और सभी भारतीयों ने इस किताब के बारे में बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया था और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए थे। चलिए आइए सबसे पहला बिंदु जो दिया हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कलकत्ता, देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट लिखी हुई है, इन 7 मई 1861। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था कलकत्ता में 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। हीज दूसरा नंबर बिंदु देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, हीज पेन नेम वॉज भानु सिंह ठाकुर। अर्थात इनका जो पेन नेम था, पेन नेम मतलब होता है कि जिसकी घर का नाम, जिसको हम लोग घरेलू नाम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इनको वहाँ के जो लोकल के लोग थे वो भानु सिंह ठाकुर ही करके बुलाया करते थे प्यार से। देखिए तीसरा बिंदु जो दिया हुआ है वो है, हीज पेरेंट्स नेम वॉज मिस्टर देवेंद्रनाथ टैगोर एंड मिसेस शारदा देवी। अर्थात इनके पिताजी का नाम जो था देवेंद्रनाथ टैगोर था और एंड मिसेस शारदा देवी इनकी माताश्री थी। चलिए अगला चौथा बिंदु जो दिया हुआ है उसके बारे में जानें। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्या चीज़ दुनिया में भी जैसे बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छे महान कवि माने जाते थे, जो कि एक तरह से एंड ऑल्सो ड्रामेटिस्ट, और साथ में एक तरह से ड्रामेटिस्ट भी थे। हाँ, ड्रामेटिस्ट मतलब होता है नाटककार। हाँ, नाटक लिखने वाले व्यक्ति को ड्रामेटिस्ट कहा जाता है। नोवेलिस्ट, उपन्यास भी लिखा करते थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानी लिखने वाले भी लेखक थे ये। और उसके बाद फिलोसोफर, एक तरह से फिलोसोफर जिसको बोल सकते हैं, दार्शनिक शास्त्र जिसको बोल सकते हैं, जो दार्शनिक से संबंधित लिखता है उसको बोलते हैं। ह्यूमैनिस्ट मतलब हो गया एक मानववादी। नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माण करता एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। मतलब शांति निकेतन इनकी खुद की संस्थान थी जो कि इंटरनेशनली माने पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात रूप से फैल गई थी, जहाँ इनका ज्ञान और उनके कोचिंग के बारे में एक तरह से इंस्टीट्यूट जो इन्होंने अपना खोला था उसके बारे में, जो एक तरह से अभी आप बोल सकते हो गुरुकुल जैसे होता है ना, उसी तरह से ये शांति निकेतन भी हुआ करता था। और ये बात पूरी तरह से जो थी इंटरनेशनली फैली हुई थी और वही उसकी क्या चीज़ थे, फाउंडर मतलब क्या चीज़ है कि ढूंढने वाले व्यक्ति थे। ही रोट प्राइमरीली इन बंगला, मतलब क्या हुआ, इन्होंने ज़्यादातर है ना बंगला में ही लिखा है। प्राइमरीली मतलब क्या, प्राथमिक रूप से बंगला भाषा में ही लिखा है। और ऐसे भी देखा जाए तो ये कलकत्ता में
ये बंगला में इसलिए लिखते थे क्योंकि कलकत्ता में ही देखते ज़्यादातर आदमी बंगला ही बोलता है, तो इसलिए ये भी भाव ज़्यादातर जो लिखा करते थे वो सब ज़्यादातर बंगला भाषा में ही होता था। बट देखिए आगे लिखा हुआ इसी लाइन में कि बट रेंडर्ड मतलब होता है एडिटेड। एडिट मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया उसे, मतलब बदल लिया उसको, इंग्लिश में बदल दिया। अर्थात इन्होंने बंगला भाषा के बाद इंग्लिश भी धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। देखिए सभी को तो बंगला भाषा नहीं आती है, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं को इंग्लिश भाषा में भी लिखना शुरू कर दिया। अब देखिए छठा बिंदु जो लिखा हुआ है, दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट वर्क गीतांजलि। अर्थात हुआ कि चीज ये जो कविता ली गई है, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया भी, किताब जैसा दिखती थी, और ये किताब जो गीतांजलि है वो सबसे बेहतरीन काम था किनका, तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो उसी किताब से ये कविता ली गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आज आप उस किताब से संबंधित कविता पढ़ेंगे, जो कि भारत का एक तरह से बहुत ही अच्छा विचारधारा वाला पुस्तक है, और उसी से संबंधित आप पढ़ेंगे। ये कविता भी जब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर सच में एक शुद्ध, जिसको बोलते हैं प्योर पैट्रियोटिज्म थे, बोल सकते हैं, बिल्कुल ही अच्छे देशभक्त व्यक्ति थे, अपने देश के बारे में ही सोचा करते थे। चलिए अगला सातवां बिंदु देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हीज नोटेबल वर्क्स। नोटेबल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, अर्थात महत्वपूर्ण काम जो है इनके वो है गीतांजलि, क्रिसेंट मून, गोरा, द गार्डनर, द व्रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड। मतलब ये देखिए, ये कुछ जो है कि आप लोग के बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है कि इसकी रचनाओं के नाम बताएं, तो उस वक्त आपको ये सब याद रखना है। हो सकता है किताब से संबंधित पूछ दिया जाए क्रिसेंट मून के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है कि ये सब जितने भी आप लोग के सामने हैं, इन सब के जो लेखक है वो कोई और नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। अगला बिंदु जो दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, दिस पोएम इज ए प्रेयर टू गॉड। मतलब ये जो कविता है भगवान के लिए एक प्रार्थना है। अबाउट अवेकनिंग द कंट्री फ्रॉम डार्कनेस, अर्थात कि जिससे कि देश को जगाया जा सके अंधेरे से। न डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा, एक तरह से बोल सकते अंधेरे से अपने देश को आगे बढ़ाना है, मतलब उजाले की ओर ले आना है। तो उसके संबंधित ये कविता है। एंड स्लेवरी, और जो कि गुलामी करती थी, गुलामी कर भी रही थी उस वक्त, देख ही रहे थे अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे। तो ये कविता उससे संबंधित है जिसमें कि हम लोग क्या है कि ये गुलामी और अंधकार से परे होकर कुछ सोचें, और इनटू ए स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, और एक आज़ाद, आदर्श आज़ाद देश के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर देखना चाहते थे। इसलिए ये कविता उन्होंने भगवान को एक प्रार्थना के रूप में भेंट की थी। देखिए अगला बिंदु जो है वो नंबर बोलता है, ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। मतलब लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया। अब देखिए जो अच्छा काम करेगा तो उसको नोबेल प्राइज मिलना ही मिलना है, और इनकी रचना का तो बात ही इनका बहुत ही कम, जितना बड़ाई करें वो उतना कम है। और इसलिए यहाँ पर इनको देखिए नोबेल प्राइज मिल भी गया। और किस क्षेत्र में, तो लिटरेचर के क्षेत्र में, अर्थात लिटरेचर आप जिसको बोल सकते हो साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिली। कब, तो 1983 में, 1913। ठीक है, चलिए इसके अलावे भी आप लोग बहुत सारी चीज़ जानते होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन जैसे, हाँ, बहुत सारे अच्छे कुछ लिखी हैं, जो कि भारत इन सब चीज़ों को कभी भूल नहीं सकता है। तो आइए अब किताब के लाइन पर आते हैं, स्क्रीन पर उपस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले पोएम लाइन से पढ़ते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई।
देखिए इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां जो मस्तिष्क होगा, माइंड, मन, तन, जो भी बोल सकते हैं आप, इसमें माइंड तो मतलब दिमाग होता है, लेकिन यहाँ माइंड मतलब ध्यान भी ले सकते हैं आप, जहाँ ध्यान, मन और उसके बाद मस्तिष्क जो होगा विदाउट फियर मतलब बिना डर के होगा। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जो है कि भारत में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे उनकी विचारधाराएं, या हेड मतलब होता है सिर, वो सिर उठा के चल सकेंगे। हेल्ड हाई मतलब यह कि ऊंची उठी रहेगी। अभी जो झुक करके चलती है, उस वक्त जब ये लिखे थे कविता तो उस वक्त हम लोग गुलामी में थे, गुलामी ही कर रहे थे अंग्रेजों की। तो इस वक्त उस मैंने भारतवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कविता लिखी गई है। और इसी में वो लिखते हैं कि एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां पर क्या होगा कि जो दिमाग होगा वो बिल्कुल ही विचारधारा जो होंगी बिल्कुल ही ऊंचे उठ कर चलेंगे, उनके विचारधाराएं को महत्व दी जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। आगे देखिए बिंदु कहते हैं वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान जो क्या होगा मुफ्त होगा, ज्ञान बिल्कुल ही एकदम बहुत ही ज्यादा एक तरह से देखा जाए कि बिना किसी भेदभाव का होगा, इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो हर कोई ज्ञान बांट सकेगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अर्थात यही हुआ नॉलेज इज फ्री, मतलब क्या हुआ कि जहां पर जो ज्ञान होगा वो क्या होगा बिल्कुल ही फ्री होगा। अब देखिए आगे एक तरह से देख सकते हैं कि यहाँ लाइन लिखी हुई है द वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, मतलब जहां दुनिया हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहां दुनिया जो होगी वो जो छोटे छोटे टुकड़े, फ्रैगमेंट मतलब होता है बाबू कि एक तरह से ये टुकड़े का, तो छोटे छोटे टुकड़े को बोला जा सकता है। अभी आप लोग देख ही सकते हैं दुनिया बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों में बटी हुई है, तो ये पूरे देश को, पूरे दुनिया को लेकर के चलते हैं और कहते हैं अपने में कि जहाँ क्या होगी कि पूरी दुनिया बिना टुकड़ों में बटी हुई होगी, जो कि अभी बटी हुई है ना, जो कि देख सकते हैं बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, छोटी साकरी दीवार से, मतलब एक छोटे से पतले से दीवार से हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, एक देश को दूसरे देश से अलग कर देते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं हो, आप लोग देख सकते हैं कि या फिर से देख सकते हैं वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट मतलब नहीं होता है, जो कि ब्रोकन अप, टूटा हुआ नहीं रहेगा, बिल्कुल जुटी हुई रहेगी और एकता मिली हुई रहेगी पूरी दुनिया में। और इस तरह की चीज़ें देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला बिंदु देखिए कहते हैं वेयर वर्ड्स कम आउट ना, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब जहां पर जो शब्द होंगे, मतलब जो व्यक्ति कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ बात बोलना चाहेंगे वो बिल्कुल ही सच्चाई की गहराई से आएगी। अर्थात ये हुआ कि जहां पर जो शब्द होंगे वो बिल्कुल ही सच्चाई से एकदम बिल्कुल ही आप लोग के सामने प्रस्तुत होगी, है ना, ये इनका कहना हुआ। Where tireless striving stretch its arm towards, जहाँ पर क्या चीज़ है कि टायरलेस मतलब होता है बिना थके हुए, मतलब थकान रहित, मतलब जहाँ पर जो कोशिश होगी वो बिल्कुल ही जारी रहेगी, थके रहित रहेगी, और स्ट्रेच मतलब फैलते रहेगी, मतलब स्ट्रेच हमेशा मतलब फैली हुई रहेगी। इट्स आर्म अपने बाहें, लोगों की बाहें, मतलब भारतवासियों के बारे में कही जा रही है कि भारतवासियों की जो बाहें होगी हमेशा क्या चीज़ होगी फैली हुई रहेगी। टूवर्ड्स परफेक्शन मतलब क्या चीज़, पूर्णता को हासिल करने, मतलब हुनर को हासिल करने के लिए वे क्या करेंगे, अपने बाहें को फैला के रखेंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए लाइन लिखा हुआ है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इस, मतलब जहाँ पर जो भारत के लोग होंगे टायरलेस बिना थके, थकान रहित रूप से, है ना, हुनर की ओर, टुवर्ड्स परफेक्शन मतलब हो गया हुनर की ओर, है ना, वो क्या है अपनी बाहें, इट्स आर्म मतलब अपनी बाहें को क्या चीज़ें फैला करके रखेंगे ताकि उनको हर तरह का हुनर प्राप्त हो सके। अब देखिए अगला जो लाइन दिया हुआ है वो कहता है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्री डेजर्ट ऑफ डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। इसका मतलब कि जहां द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां कारण का स्पष्ट धारा बहेगा। अब कारण का स्पष्ट धारा कहां बहेगा वो आगे देखिए लाइन में लिखी हुई है
अर्थात ये कि जहां पर कारण का अस्पष्ट धारा ऐसा है कि जब भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक वाइल्ड इनटू द डेरी डेजर्ट तक, कि डेरी डेजर्ट मतलब होता है बहुत ही मरुभूमि, जिसको कह सकते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान में जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पानी जब बहता है, पानी अपना, रेगिस्तान एक तरह के एक वैसा स्थान है जहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कि व्यक्ति वहाँ जाने के बाद मर ही जाता है लमसम। तो अब है क्या चीज़ कि यहाँ लेखक का कहना ये हुआ कि ऐसे स्थिति में भी, चाहे हम लोग डेजर्ट में क्यों ना हो, बंजर भूमि में क्यों ना हो, तो हम लोग अपने जो रीज़न है, सही कारण है ना, वो एकदम बिल्कुल ही स्पष्ट रहेगी और वो कहीं भी किसी प्रकार से भी छूटेगी नहीं। तो यही इसका मतलब हुआ कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट, मतलब लॉस्ट मतलब खोना नहीं खोएगा, कितना भी कुछ हो जाए, चाहे हम डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स में देखते हैं, डेड मतलब मृत्यु, जहाँ पे मृत्यु एकदम बिल्कुल तय है, वैसे स्थान पर क्यों ना हो, तो भी जा करके हम अपने है ना सही कारण का जो है, कारण का जो सही बात है या बोल सकते हैं कि बिंदु है, उसको हम कभी भी खोएंगे नहीं। चलिए अगला बिंदु देखिए, कहता है कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, मतलब क्या चीज कि जहां पर माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां पर जो मन होगा, हमारा मस्तिष्क होगा, जो मन तन जो भी होगा, वो लेड फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ेगा बाय थी मतलब मैंने जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, 12वीं वाले वीडियो में, कि थी मतलब होता है यू, और यू एक तरह से क्या चीज़ है कि अभी तो मॉडर्न इंग्लिश का ये ज़माना है, जब ये ओल्ड इंग्लिश था तभी ही की बात की जा रही है कि तभी यू को थी में ही देख से थी था इसी प्रकार से लिखी जाती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर हमारे माइंड्स, मन को क्या चीज़ है कि आगे तुम या मतलब यहाँ पर कोई और नहीं, भगवान को कहा जा रहा है, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, मतलब ये चीज़ की जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबी जो विचारधाराएं होगी, एक्शन होगी, उस पर क्या चीज़ होगी, इसको क्या चीज़ की जाएगी, फैलाई जाएगी। और आगे देखिए कहते हैं लेखक, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, मतलब जहाँ पर स्वर्ग जहाँ पर लोग भगवान रहते हैं, वहाँ से हम लोगों के माइंड को आगे की ओर ले जाया जाएगा। माय फादर, मेरे पिताजी, तो यहाँ मेरे पिताजी कोई और नहीं, जो परम पिता परमेश्वर हैं, उसी के बारे में यहाँ पर कही गई है। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, चलो मेरे दुनिया को आगे बढ़ने दो और आगे बढ़ावा दो, इस तरह से ये बातें आगे बढ़ती हैं। और देखिए इसके बाद तो मुझे लगता है कि शायद हो गई है खत्म कविता। इसी के साथ ये वीडियो तो समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे की वीडियो को देखने के लिए रेडी रहिए। और कोशिश करूँगा क्या चीज़ है कि मैं एक और चीज़ डालने के लिए कि इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और उसके बाद क्या चीज़ है कि एक तरह से क्वेश्चंस आंसर्स हैं इसके अंदर जो दी हुई, वो भी हम पोस्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले लाइक और सब्सक्राइब का भी ऑप्शन को हमेशा दबाए रखना है। और उसके बाद देखिए बेटर होगा क्या चीज़ है कि आप लोग को मैं जहाँ तक कि अच्छा नॉलेज दे सकूँ, तो यही मेरी मनोकामना है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।